So today we will see the greatest numerical value term. Greatest numerical value term in binomial expansion. A plus x to the power n. Greatest numerical value term in the expansion of a plus x to the power n. चक्कर ये है कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म ये जो है इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब मॉडुलस से, साइन से नहीं। जैसे अगर मैं a प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन लिखूं तो एन सी जीरो ए का पावर n, एन सी वन ए का पावर n माइनस वन एक्स का पावर वन, एन सी टू ए का पावर n माइनस टू एक्स का पावर टू, प्लस एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर एक्स टू द पावर r, एन सी एन एक्स टू द पावर n। ये जो है ना, इसमें कोई भी टर्म अगर मैं लूं, सपोज मैंने टी वन लिखा, एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन एक्स टू द पावर वन, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। बट व्हाट वी आर सपोज टू हैव कि ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म का मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें सिर्फ उसके मॉडुलस से मतलब है, जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाला टर्म है वो हमें निकालना है। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि a प्लस एक्स टू दावर n के एक्सपेंशन में जो n प्लस वन टर्म्स है उसमें जिस टर्म का सबसे बड़ा वैल्यू मैग्नीट्यूड होगा, मॉडुलस, उसको हम ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म बोलेंगे। ओके, तो हाउ टू फाइंड इट, ये क्वेश्चन है। अब होता क्या है कि बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिलेगा, वो ऐसा लिखेंगे कि फॉर ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म, फॉर ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म mod of tr plus वन is greater than equal to mod of tr, ऐसा लिखेंगे। अब ये जो चीज है ना, ये ऐसा लिखकर r का वैल्यू हमारा आएगा ऐसा, वन प्लस mod a by x, and we will conclude and we will conclude कि जैसे इफ r इज लेस देन इक्वल टू सपोज 6.93 है तो हम r को 6 ले लेंगे, और टी आर प्लस वन मतलब t7 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। लेकिन अब चक्कर ये है कि ऐसा होगा क्यों। ठीक है, ये तो ऐसा बुक में लिख देते हैं मोड टी आर प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू मोड टी आर, और आर निकाला, आर लेस देन इक्वल टू 6.93 है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू 6 ले ली तो टी7 ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी आप देखेंगे कि अगर आर इंटीजर आ गया, ऐसा आर लेस देन इक्वल टू 6, तो वहां पे टी6 और टी7 दोनों इक्वल हो जाते हैं, टू ग्रेटेस्ट टर्म लिखेंगे। बात ये है कि अगर हमने इसको याद कर लिया ऐसे, और ये तब भी काम चल जाएगा, आर हम निकाल कर अगर आई प्लस एफ के फॉर्म में आएगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो एक ग्रेटेस्ट टर्म लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू लेकर आर का, और लेस देन इक्वल टू इंटीजर आया तो दो ग्रेटेस्ट टर्म लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम सेव हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लेंगे। लेकिन मैं ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा होगा क्यों, क्यों हम ऐसा लिखते हैं, मोड टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू मोड टी आर, ऐसा लिखने से ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म के लिए ये फॉर्मूला क्यों आता है। ये जो हमने आर के लिए लिखा ना, आर लेस देन इक्वल टू, तो इसको समझना है तो आप एक काम करो, आप 2 + 3, 2 + 3 का पावर 5 को एक्सपेंड करो, 3 + 2 का पावर 5 को एक्सपेंड करो, और 1 + ½ का पावर 5 को एक्सपेंड करो। काफी सिंपल है, फॉर्मूले से लिखो, 5c0 2 टू द पावर 5, 5c1 2 टू द पावर 4, 3 टू पावर 1,
5c2, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे। 5c3, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 5c4, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 4, और लास्ट में 5c5, 3 टू द पावर 5। इसको लिखेंगे तो ये उल्टा आएगा, तो ऐसा मैं करता हूँ। ऑब्वियसली ये उल्टा आएगा ना, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5c0, 3 का पावर 5, फिर 5c1, 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 1, ऐसा चलेगा ना ये। और इसका जो फर्स्ट वाला है इसके लास्ट में आएगा, क्योंकि 5c5 और 5c0 सेम होता है। ये भी लिख लो, 5c0 प्लस 5c1 इंटू हाफ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं इतना डिटेल में क्यों लिखवा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5c3, 1/2 का क्यूब, 5c4, 1/2 का पावर 4, एंड 5c5, 1/2 का पावर 5। ठीक है, अभी मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो ये 2 + 3 का पावर जो 5 है ना, 2 + 3 का पावर 5 में जो वैल्यूज आएंगे, 5c0, 2 का पावर 5, 32 आएगा। मुझे ना ये ट्रेंड देखना है कि ये जो एक्सपेंशन है ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। इसका जब तक नेचर ही नहीं देखेंगे, इसका मतलब क्लियर नहीं होगा ऐसा क्यों करा। सेकंड टर्म क्या है, 5c1, 5, 5 × 16, 80, 80 × 3, 240। थर्ड टर्म 10, 10 × 8, 80, 80 × 9, 720। 5c3, 10, 10 × 4, 40, 40 × 27, तो 27 × 4, 108, 1080। 5c4 is 5, 5 × 2, 10, 10, and इधर 81, 810। 5c5, 3 to the power 5, c5 is 1, 3 to the power 5 is 243, I think. Yes. अब इसको उल्टा करो आप, 243 पहले आएगा, फिर 810 आएगा, फिर 1080 आएगा, फिर 720 आएगा, फिर 240, एंड देन लास्ट में 32। इसको भी कर ही लेते हैं, 1 + ½ पावर 5, 5c0 is 1, 5c1/2, 5/2, 5c2, 10/4, तो 10/4 is again 5/2, 5c3, 10, 10 divided by 8, तो 5/4, 5c4 is 5, 1/2 का पावर 4, 5/16, एंड 5c5 is 1, 1/32। यहाँ पे देखो ये दोनों सबसे बड़े टर्म है और दो आ रहे हैं, जबकि इन दोनों केस में एक ही आएगा, 1080। ठीक है, लेकिन एक मैसेज तो मिल गया इसको देखकर, एक रूल तो दिख रहा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है कि टर्म्स पहले इंक्रीज कर रहे हैं एक सर्टेन हाइट तक, फिर डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा जा रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले को डिस्क्राइब करूं, तो T1, T2, T3, ये टॉप पे T4 हुआ, और फिर ये डाउन हो गया, T5 और T6। सेकंड वाले को भी मैं देखूं, तो T1, T2, टॉप पे T3 गया, फिर ये डाउन हो गया, T4, T5, T6। और ये थर्ड वाले को मैं देखूं, तो ये कुछ ऐसा गया, T1, T2 और T3 दोनों सेम है, और फिर ये डाउन हो गया T3 से T4, T5, T6। तो ये दोनों ग्रेटेस्ट टर्म है, T2 भी और T3 भी। इसका भी ट्रेंड अगर देखेंगे आप, थर्ड वाले का तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, वो पता लगे कि टॉप पे दो टर्म है। तो क्या कंक्लूजन निकला, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा, और अभी भी पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों करा है। हमें ये पता करना है, अगर ये हमें क्लियर हो चुका है कि बाइनोमियल में टर्म्स पहले इंक्रीज करते हैं और फिर डिक्रीज करते हैं, तो हमें ये पता करना है कि ये इंक्रीज कहाँ तक करते हैं, आर का वो मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। आर का वो मैक्सिमम वैल्यू में फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये इंक्रीज कर रहा है, जिस आर तक ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब जिस आर तक इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि वो आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए
जब तक ये इंक्रीज कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये इंक्रीज करना टर्मिनेट करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वही टॉप है। जैसे अगर हमने ये आर का फॉर्मूला डिराइव करा है लेस देन इक्वल टू, अभी हम करेंगे इनफैक्ट डिराइव, मॉड ए बाई एक्स, तो ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी आर, ये तब तक वैलिड है, तब तक होल्ड करेगा, ये तब तक होल्ड करेगा जब तक आर लेस देन इक्वल टू दिस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आर लेस देन इक्वल टू 6.93 आ रहा है, तो आर लेस देन इक्वल टू 6.93 तक बाद वाला टर्म पहले वाला टर्म से ज्यादा है। मॉड टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड टी आर का मतलब यही हुआ कि बाद वाला टर्म पहले वाला टर्म से कब तक ज्यादा है, जब तक आर 6.93 से लेस देन या इक्वल है। अब आर इक्वल तो हो नहीं सकता है 6.93 के, तो जस्ट लेस देन 6.93 मतलब आर 6 हो गया। आर 6 के लिए भी वैलिड है, ये आर 5 के लिए भी वैलिड है, 4 के लिए भी वैलिड है, लेकिन मुझे अगर पीक वाला टर्म चाहिए तो मैं आर का सबसे बड़ा वैल्यू लूंगा जहां तक ये वैलिड है। तो जब आर का सबसे बड़ा वैल्यू के लिए आप टी आर प्लस वन निकालते हैं तो ग्रेटेस्ट टर्म आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोड टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू मोड टी आर का मतलब है बाद वाला टर्म पहले वाला टर्म से बड़ा। लेकिन ये कब तक होगा, और हमें टॉप तक पीक पॉइंट तक पहुंचने के लिए आर की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी जब तक ये ट्रू हो। इसलिए इस रिलेशन को होल्ड कराते हुए अगर आर लेस देन इक्वल टू 6.93 आ रहा है, तो आर इक्वल टू 6 के लिए जो T7 आएगा टी आर प्लस वन, वो पीक पॉइंट होगा, क्योंकि वहां तक ये वैलिड है। उसके बाद ये वैलिड नहीं है तो फिर डाउन हो जाएगा, क्योंकि बायनोमियल में टर्म्स पहले इंक्रीज करते हैं और फिर डिक्रीज करते हैं। तो जिस पॉइंट तक इंक्रीज किया अगर हम वहां तक जाना चाहते हैं, तो हमें आर की वो मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके लिए मोड टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू मोड टी आर। और उस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने पे जो टी आर प्लस वन की वैल्यू आएगी मोड लगा के, वही हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। फिर उसके बाद अगर आपने आर को उससे ज्यादा लिया तो फिर वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि फिर वो वैलिड नहीं हो रहा है। तो अब इसको डिराइव करते हैं, ये आर आएगा कैसे। तो हमें ये लिखना होगा, सिंस in binomial expansion the terms at first will go on increasing, and then after reaching a peak, after reaching the peak value, it will decrease, it will start decreasing. Hence, we need to find our maximum for mod tr plus वन greater than equal to mod tr। अभी आपने देखा ना, दो ग्रेटेस्ट टर्म भी आ सकते हैं, इसलिए हमने इक्वलिटी भी लगाया हुआ। तो उसके लिए हमें आर मैक्सिमम चाहिए कि जिसके लिए ये होल्ड करता है, इसके लिए ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो अभी ए प्लस एक्स का पावर एन एक्सपेंशन है हमारा, ये सारा कुछ उसके लिए हो रहा है। तो टी आर प्लस वन क्या होगा उसका, तो टी आर प्लस वन हम ए प्लस एक्स टू दावर एन का लिखेंगे एन सी आर ए टू दावर एन माइनस आर एक्स टू दावर आर। और टी आर क्या लिखेंगे, एन सी आर माइनस वन ए टू दावर एन माइनस आर माइनस वन एक्स टू दावर आर माइनस वन। अभी आप दोनों मोड है तो डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, डिवाइड कर लीजिए। तो इसको राइट वाले को लेफ्ट में लाएंगे तो एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन ए टू दावर एन माइनस आर डिवाइडेड बाई ए टू दावर एन माइनस आर प्लस वन एक्स टू दावर आर डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए आएगा, ये कैंसिल होकर ऊपर एक्स आएगा, और एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन अलग से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू इसका ऊपर कर लेते हैं इसको, आर माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर
एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल भी ऊपर और नीचे एन फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल होकर आर और ये कैंसिल होकर एन माइनस आर प्लस वन। ये आप अपने से कर सकते हैं कैलकुलेशन, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डेट इम्प्लाइज एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू एक्स अपॉन ए, इसका जो मोड है ग्रेटर देन इक्वल टू वन। डेट इम्प्लाइज एन प्लस वन पहले लिख देता हूँ माइनस आर डिवाइडेड बाई आर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए बाई एक्स। इसको हमने इधर लेकर आ गए राइट साइड, तो मॉड ए ऊपर चला जाएगा, मॉड एक्स नीचे। अब ये स्टेप सबसे इंटरेस्टिंग है, इसको मैं लिखूंगा एन प्लस वन बाई आर माइनस वन। आपको आर का ना रेंज पता है इसमें, कि इसमें आर वेरी करता है 0 to n। जो हम टी आर प्लस वन लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म के लिए आर जीरो होगा और एन प्लस वन के लिए आर एन होगा, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू एन होती है। अब ये एन प्लस वन बाई आर जो है ना, ये वन से बड़ा होगा, क्यों? एन प्लस वन बाई आर है और आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन है, तो ऑब्वियसली एन प्लस वन न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो ये अगर ग्रेटर देन वन है, अगर ये ग्रेटर देन वन है, तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ये क्वांटिटी वन से बड़ा है जो मैंने सर्कल करा है, तो वन सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी पॉजिटिव रहेगा। तो डेट इम्प्लाइज एन प्लस, एज इट इज निकाल लो बाहर, एन प्लस वन बाई आर माइनस वन। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला एक स्टेप का बचा हुआ है, डेट इम्प्लाइज एन प्लस वन बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस मॉड ए बाई एक्स। अब इसको रिवर्स करना है, तो आर बाई एन प्लस वन, अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा, वन अपॉन, है ना, ये सबको समझ में आता है ना, थ्री ग्रेटर देन टू है तो वन बाई थ्री इज लेस देन वन बाई टू, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए, तो ये तो पॉजिटिव है ही दोनों साइड, तो आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड ए बाई एक्स। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये आर फ्रैक्शन में आएगा, अगर ये आर फ्रैक्शन में आएगा, सपोज 6.93 ऐसा है, तो हम आर को 6 लेंगे, आर के मैक्सिमम वैल्यू को, क्योंकि आर इंटीजर है, तो टी आर प्लस वन मतलब टी सेवन ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इज ग्रेटेस्ट। लगा लो यहाँ पर। बट अगर ऐसा आ गया, इफ आर लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो टी सिक्स और टी सेवन दोनों इक्वल हो जाएंगे टू ग्रेटेस्ट टर्म, अगर इंटीजर आया तो। अब ऐसा क्यों होगा, ये भी आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू सिक्स है, तो इसका मीनिंग होता है लेस देन सिक्स और इक्वल टू सिक्स। तो लेस देन सिक्स में सबसे बड़ा हम क्या ले सकते हैं, फाइव इंटीजर, और सिक्स तो यहाँ पे दोनों के लिए लेना पड़ेगा टी आर प्लस वन, तो टी सिक्स एंड टी सेवन। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू 6.93 है, तो हमारे पास इक्वलिटी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आर 6.93 के लिए इक्वल नहीं हो सकता है, तो फिर हम उससे जस्ट छोटा इंटीजर सिक्स ले रहे हैं, तो फिर टी सेवन ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जो आर आ रहा है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग टी आर प्लस वन ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, अगर अब अगर आपको चेक करना है इसको, तो चेक करने के लिए आप जो हमने पहले करा है, टू प्लस थ्री का एक्सपेंशन पावर फाइव, इसमें चेक करते हैं हम। तो एन की वैल्यू फाइव है, ई की वैल्यू टू है, एक्स की वैल्यू थ्री है, तो हम लिखेंगे आर लेस देन इक्वल टू फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड टू बाई थ्री, तो लेस देन इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टू बाई थ्री, तो आर लेस देन इक्वल टू 18/5, है ना, ये थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, तो आर लेस देन इक्वल टू 3.6, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लेंगे, थ्री, तो टी फोर इज द ग्रेटेस्ट, टी फोर इज द ग्रेटेस्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, टू प्लस थ्री का पावर फाइव में हमारा आया था टी फोर ग्रेटेस्ट टर्म, दिखाता हूँ आपको। ये हमारा टू प्लस थ्री का पावर फाइव, तो इस एक्सपेंशन को आप गौर से देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये 1080 फोर्थ टर्म, टी फोर ग्रेटेस्ट था। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से गो थ्रू करो, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि पहले टर्म्स इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं, तो हम ये मॉड टी आर प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू मॉड टी आर ये देखने के लिए कर रहे हैं कि आर के
कौन से मैक्सिमम वैल्यू तक ये होल्ड कर रहा है। मतलब आर की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू समझ लो 6.93 7.24 ऐसा आ रहा है, तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वहां तक तो ये वैलिड है। तो उस मैक्सिमम आर के लिए आप टी आर प्लस 1 निकाल लो, उसका मॉडुलस निकाल लो, वही आपका पीक है। क्योंकि उसके बाद फिर वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन का नेचर क्या है, पहले इंक्रीज करना और फिर डिक्रीज करना। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म का थोड़ा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो इसको आप डिटेल में कीजिए, और इसका जो भी आपको बेनिफिट मिलता है उसको आप यूज कीजिए क्वेश्चंस में। थैंक यू।